नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आरजे सिंह ओला व्यूज़ के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आरजे सिंह आप लोगों के सामने एक और विधि से जुड़ा हुआ एक विषय है जो अंग्रेजी में लैंड लॉ और हिंदी में कहें तो उत्तर प्रदेश भूमि विधि से संबंधित है। इसके कुछ मैंने वन लाइनर क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयार किए गए हैं और इन्हें आप ध्यान से सुनिए और उम्मीद है ये आपकी उम्मीदों पर सवाल खरे उतरेंगे। तो अधिक समय न लेते हुए मैं सीधा सवालों पर आता हूँ। तुम्हारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33(3) के अनुसार खसरा व खतौनी में परिवर्तन किया जाता है जो तहसीलदार कानूनगो के द्वारा होता है। सवाल नंबर 2 है कि लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा का 153 के अंतर्गत लेखपाल को अधिकार है कि वह खेतों का विभाजन व एकत्रीकरण कर सकता है। सवाल नंबर 3 है कि लेखपाल की डायरी में निर्धारित छपे हुए 60 पेज होते हैं, यानी कि लेखपाल की डायरी में निर्धारित छपे हुए 60 पेज होते हैं जो किताब की शक्ल में होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 कि लेखपाल की डायरी 1 वर्ष के लिए ही होती है। और अगला सवाल है 5वां, लेखपाल की डायरी का कार्यकाल 1 अप्रैल से होकर 31 जुलाई तक होगा, फिर यह डायरी रजिस्ट्रार कानूनगो को दे दी जाती है या उसके पास जमा हो जाती है। अगला सवाल है कि ज्ञानी वृक्ष काटने वाले को उस भूमि का अध्यायी मानते हैं व पहले घायल करने वाले का मृग। ये मनुस्मृति के 9वें अध्याय का 44वां श्लोक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, भूमि का प्रत्येक स्वामी अंतरण का पूर्ण अधिकार रखता है। यह विधि शास्त्री जीमूत वाहन के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, यह उपज भाग यानी मालगुजारी राजा का प्रत्यपालन वेतन था। यह नारद स्मृति के प्रश्न नंबर 221 में लिखा हुआ है। अगला सवाल है दोस्तों सवाल नंबर 9 कि मुसलमानों के द्वारा लगाया गया भूमि पर खिराज 2 प्रकार का था। खिराज मतलब जो कर लगाया गया था उसको उर्दू भाषा में खिराज कहा जाता था। तो नंबर 1 था इसमें जो 2 प्रकार का खिराज था, उसमें एक था मुकस्सिमा खिराज और दूसरा था वजीफ़ा खिराज। जो मुकस्सिमा खिराज है यह उपज का वास्तविक भाग होता है, प्रत्येक फसल पर लिया जाता है। यानी जो खिराज होता था मुकस्सिमा खिराज वह यह उपज का वास्तविक भाग होता था और प्रत्येक फसल पर लिया जाता था। और दूसरा है वजीफ़ा खिराज, यह निश्चित रकम होती है जो साल में एक बार ली जाती है, चाहे कृषक बुवाई करे या नहीं करे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो वजीफ़ा खिराज था वह साल में एक बार लिया जाएगा, जिस तरह से आपका एक भूमि कर होता है। और इसकी शर्त ये थी, चाहे तो किसान यानी जो कृषक होता है जो ज़मीन को जोतता है, उसकी बुवाई करता है, चाहे वह उस वर्ष में वह उस खेती में कोई भी फसल करे अन्यथा ना करे, लेकिन उसको वजीफ़ा खिराज फिर भी देना पड़ता था क्योंकि यह एक निश्चित कर था जो मुसलमानों के द्वारा लगाया गया था। सवाल नंबर 10 है हिंदू और मुस्लिम व्यवस्था में अंतर। ये कुछ पॉइंट्स में है मित्रों, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि
भूमि उपज। नंबर 1 है इसमें 10वें सवाल का पहला पॉइंट है, भूमि उपज का 1/6 हिंदू काल में लिया जाता था। यानी इसमें दिया गया है कि हिंदू और मुस्लिम व्यवस्था में अंतर का मतलब ये है कि किस काल में, यानी किस अवस्था में, किस समय में, हिंदुओं के समय में या मुस्लिम राजाओं के समय में किस प्रकार से भूमि या उपज का जो कर लिया जाता था वह इस प्रकार था कि पहला पॉइंट है इसमें, भूमि का 1/6 हिंदू काल में लिया जाता था। और दूसरा पॉइंट है कि भूमि उपज का 1/3 मुस्लिम काल में लिया जाता था। और अगला तीसरा पॉइंट है इसमें दोस्तों कि फसल का 1/2 औरंगजेब के समय में लिया जाने लगा। इसका मतलब ये था, यदि आपके 1 बीघा खेत में आपने 2 कुंटल गेहूँ अनाज पैदा किया है तो उसमें से 2 कुंटल में से 1/2 का मतलब था आधा भाग आपको औरंगजेब को सौंपना था। सवाल अगला है, सवाल नंबर 11 कि देश में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के किसान आंदोलन चलाए गए। यानी जो एका आंदोलन के नाम से था। अगर आपके सवाल आता है, आपसे ये पूछा जाए, इस डायरेक्ट ये पूछ ली जाए कि एका आंदोलन क्या है या एका आंदोलन का मतलब क्या है, तो आपको सीधा सीधा जवाब दे देना है कि देश में ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए किसानों द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वह एका आंदोलन के नाम से जाना गया। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 12, अवध रेंट। इसमें सवाल दिया गया है, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ 11वें सवाल से लेकर। 11वां सवाल ये है कि देश में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के किसान आंदोलन चलाए गए। यानी जो देश में जमींदारी प्रथा जो थी सन 1950 से पहले, भारत की आज़ादी से पहले और संविधान के लिखे जाने से पहले, तो उस समय लोग जमींदार थे। ज़मीनें एक ही व्यक्ति की हुआ करती थी, लेकिन उनको मज़दूरों के द्वारा उनसे करवाया जाता था, फिर उनसे उसका कर वसूला जाता था। तो उस जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए सन 1950 में जो एक मुहिम छेड़ी गई, उसके बाद किसानों ने एक आंदोलन किया, वो उससे पहले का था। तो देश में जो जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए किसान आंदोलन जो चलाया गया उसका नाम एका आंदोलन रखा गया था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 12, अवध रेंट अधिनियम संशोधन। अवध रेंट अधिनियम संशोधन जो हुआ था वह 1921 में हुआ। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 13, आगरा क्रांतिकारी अधिनियम 1925 में पारित किया गया। इसी के साथ दोस्तों अगला सवाल है, सवाल नंबर 14 कि उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, वह 1929 ईस्वी को पारित किया गया। अगला सवाल है, सवाल नंबर 15, विधानसभा ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के सिद्धांत को अग्र प्रस्ताव के रूप में पारित किया। यह 8 अगस्त सन 1946 ईस्वी को किया था, जो जमींदारी उन्मूलन कहलाया। अगला सवाल है, सवाल नंबर 16 है कि धारा 4 लैंड भूमि अधिनियम की धारा 4 में ग्राम सभा एक निगमित संस्था यानी विधिक व्यक्ति मानी गई है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 17, एक ग्राम सभा में 250 या उससे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में ग्राम सभा की स्थापना 1947 और 48 में राज्य सरकार ने की थी। सवाल नंबर 18, अगला सवाल है कि 1947 ईस्वी के उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में, सवाल नंबर 18 है कि 1947 ईस्वी के उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर 1994 में गांव सभा से बदलकर ग्राम सभा कर दिया व ग्राम सभा की न्यूनतम जनसंख्या 250 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई। इस बात को अच्छी तरह से
फिर से अच्छी तरह से याद कर लेना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 1947 ईस्वी के उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया गया था, उस समय 1994 से पहले एक किसी ग्राम सभा की जनसंख्या 250 हुआ करती थी। उसके बाद सन 1994 में जो संशोधन किया गया उसमें 250 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई और ग्राम सभा को बदलकर गांव सभा को बदलकर ग्राम सभा कर दिया गया। अगला सवाल सवाल नंबर 19 है, रबी की फसल नवंबर से अप्रैल तक, रबी की फसल नवंबर से अप्रैल तक तो रबी की फसल नवंबर से अप्रैल तक क्या बोया जाता है, मैं बता देता हूँ आपको। गेहूँ, जौ, दलहन और तिलहन ये रबी की फसल में आते हैं। सवाल नंबर 19 का फर्स्ट पॉइंट है। और सवाल नंबर 19 का दूसरा पॉइंट है, जायद मई से जून तक, जायद की फसल जो बोई जाती है वो मई से लेकर जून तक बोई जाती है। इसमें सब्जियां उगाई जाती हैं, जो सब्जियां हरी सब्जियां होती हैं। अगला है इसी में आपका, इस अगले में दिया हुआ है तीसरे पॉइंट में कि खरीफ की फसल कब से कब तक होती, तो इसमें है खरीफ की फसल जुलाई से अक्टूबर तक बोई जाती है, जिसमें मक्का, बाजरा आदि मोटी फसलें बोई जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 20 कि कृषि वर्ष कब से कब तक रहता है, कब शुरू होता है, कब उसका अंत होता है। तो इस सवाल का जवाब है कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। इसी को फसली वर्ष कहते हैं। कृषि वर्ष को ही फसली वर्ष कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। कभी कभी इस तरह से भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फसली वर्ष क्या होता है या कृषि वर्ष क्या होता है। अगर वो लिख दे फसली वर्ष को क्या कहते हैं तो आप जवाब दे सकते हैं कृषि वर्ष, और कृषि वर्ष को क्या कहते हैं तो आप लिख सकते हैं फसली वर्ष। सवाल नंबर 21वां है आपका कि रेवेन्यू मैनुअल के अनुच्छेद 911 के अंतर्गत दाखिल खारिज की प्रक्रिया को न्यायिक प्रक्रिया यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग माना है। अगला सवाल सवाल नंबर 22, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 34 की प्रक्रिया केवल राजकोषीय मालगुजारी के मामले से संबंधित है। अगला सवाल सवाल नंबर 23, दाखिल खारिज की प्रक्रिया तब होती है जब भूमि के कब्जे में कोई परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। एक फर्स्ट पॉइंट है आपका इसमें उत्तराधिकार द्वारा यानी बाय सक्सेशन, या नंबर 2 दूसरा पॉइंट है अंतरण के द्वारा बाय ट्रांसफ़र, या तो आप ट्रांसफ़र के द्वारा या सक्सेशन के द्वारा, उत्तराधिकार के द्वारा। ये 2 ही प्रकार से भूमि का ट्रांसफ़र होता है, परिवर्तन होता है, इसमें दाखिल खारिज किया जाता है। यह भूमि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और अगर यह आपके लिए आपकी नॉलेज के लायक है या आपकी इंक्रीजमेंट कर सकती है, तो कृपया वीडियो अब कैसी लगी इसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।